दोस्तों 10 मार्च 2023 ये दिन अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम के पिछले एक डेकेड में सबसे बुरा दिन माना जा रहा है, क्योंकि 10 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक था, उसने अपनी बैंक्रप्सी अनाउंस कर दी है। और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है और इसका साफ असर हमें पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ये कहानी पूरी है क्या, सिलिकॉन वैली बैंक की हिस्ट्री क्या है, क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक को अपनी बैंक्रप्सी अनाउंस करनी पड़ी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट कि इसका असर हमारे इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से होने वाला है। तो अगर आप ये सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को पूरा देखो। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मैं हमेशा ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आता रहता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। 10 मार्च 2023 फ्राइडे को सिलिकॉन वैली बैंक ने अपनी बैंक्रप्सी अनाउंस कर दी। ये अमेरिका का कोई मामूली बैंक नहीं था, बल्कि ये अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक था। इस बैंक के पास थाउजेंड्स ऑफ डिपॉजिटर्स एज ए कस्टमर्स थे। ये बैंक मोस्टली स्टार्टअप सेक्टर्स में ऑपरेट करती थी, जिसके वजह से इसके जो मैक्सिमम कस्टमर्स थे वो किसी न किसी कंपनी के स्टार्टअप फाउंडर्स थे या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट थे या फिर कोई ना कोई स्टार्टअप कंपनीज थी। ये जो बैंक थी ये मोस्टली स्टार्टअप सेक्टर में ही ऑपरेट करती थी। अगर न्यूज़ की बात मानी जाए तो इस बैंक के पास लगभग $175 बिलियन ऑफ कैश अभी इस बैंक को देना है अपने डिपॉजिटर्स को। मतलब इतना पैसा अभी डिपॉजिटर्स का अटका हुआ है ये बैंक के अंदर। इसी के बीच में एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि सिलिकॉन वैली बैंक के जो सीईओ हैं जॉर्ज बेकर, उन्होंने 10 मार्च से 2 हफ्ते पहले, मतलब बैंक्रप्सी से 2 हफ्ते पहले अपने $3.5 मिलियन के वर्थ के शेयर्स को बेचा है। इससे एक ही चीज क्लियर होती है कि इनको अच्छे से पता था कि बहुत जल्द बैंक बैंकरप्ट होने वाला है, जिसका फायदा इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस के लिए तो उठाया, पर्सनल वेल्थ तो बना ली, लेकिन लोगों को नहीं बताया कि बैंक कितनी गंदी कंडीशन में है। इसके जस्ट बाद, जैसे ही इसके 2 दिन बाद ही सिग्नेचर बैंक, जो कि अमेरिका का 19th लार्जेस्ट बैंक था, उसने भी अपनी बैंक्रप्सी अनाउंस कर दी। अब एक सारी कहानी सुन के हमें 2008 का फाइनेंशियल क्रैश याद आता है, लेमन ब्रदर्स क्रैश की हिस्ट्री याद आती है, क्योंकि उस टाइम भी सेम ऐसा ही हुआ था कि एक के बाद एक बैंक ने अपनी बैंक्रप्सी अनाउंस कर दी थी, जिसके वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया था पिछले 2 साल के लिए। मतलब कि 2010 तक पूरी दुनिया ने रिसेशन से फाइट की थी इस 2008 के क्राइसिस के वजह से। और ये चीज फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम ने एक्शंस लेने चालू कर दिए हैं। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने ये दोनों बैंक को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है और नेशनल बैंक ऑफ सेंट क्लारा का निर्माण किया है, मतलब स्टैब्लिशमेंट किया है। ये नेशनल बैंक ऑफ सेंट क्लारा के अंदर सारे के सारे डिपॉजिट्स आ गए हैं दोनों बैंक के, और अब नेशनल बैंक ऑफ सेंट क्लारा ही सारे के सारे आगे के फ्यूचर डिसीजंस लेने वाली है रिगार्डिंग इस बैंक के आगे की कहानी के बारे में। 2008 के रिसेशन की बात आई गई है तो इसको जरा ढंग से समझ लेते हैं। तो 2008 का जो रिसेशन था उसे लेमन ब्रदर क्राइसिस भी कहा जाता है। ये रिसेशन अगले 2 साल के लिए आया था। 2010 तक पूरी दुनिया ने इस रिसेशन से फाइट किया था। अब इंडिया भी एक कंट्री था जिसके अंदर इसका इफेक्ट आया था, और इस इफेक्ट को कम करने के लिए, अपने इंडिया से रिसेशन को कम करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस किए थे। फॉर एग्जांपल, उनका जो रेपो रेट था जो कि 6.6% चल रहा था, उसे इन लोगों ने गिरा के 4.4% तक कर दिया था। अब जरा समझते हैं कि ये रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट को जरा इस तरीके से समझते हैं कि जिस भी कंट्री, हर कंट्री की अपनी अपनी फेडरल रिजर्व होती है। फेडरल रिजर्व मतलब वो बॉडी जो कि पैसा प्रिंट करती है। जब वो पैसे को प्रिंट करते हैं तो वो डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स को अपना वो पैसा देते हैं, जिसके बदले वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिटर्न लेते हैं उन कमर्शियल बैंक से। जो अमाउंट ऑफ रिटर्न ये बैंक उन बैंक से लेती है, जो फेडरल बैंक इन कमर्शियल बैंक से लेती है, उस इंटरेस्ट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो एट लास्ट जब रेपो रेट को कम कर दिया गया था इंडिया में, तो वो बैंक्स को भी, वो जो कमर्शियल बैंक्स थे, उन्हें भी दूसरे लोगों को लोन कम रेट पे देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों को जो लोन था वो बहुत आसानी से मिल रहा था, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिल रहा था, जिसकी वजह से लोगों के पास आसानी से पैसा आ रहा था और वो उसे दबा के खर्चा कर रहे थे, जिसकी वजह से रिसेशन जो था वो कम हो रहा था धीरे धीरे करके। इस तरीके से हम लोग ने, इंडिया ने रिसेशन से फाइट किया था। अब जरा समझते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक बेसिकली क्रैश किस तरीके से हुआ, क्या रीजन थे इसके पीछे। तो इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक बैंक बेसिकली वर्क किस तरह करता है। सबसे पहला जो बैंक होता है उसे पैसा कहां से आता है? उसे पैसा आता है अपने डिपॉजिटर्स से। जब उसके कस्टमर्स उसके बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो उस अकाउंट को खोलने के बाद वो कुछ ना कुछ पैसा उस बैंक में डालेंगे, रखेंगे। अगर वो सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक को उस पर 2% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
और अगर वो करंट अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक को 0% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि 100 स्टार्टअप्स ने इस बैंक में अपना अकाउंट खोला और लगभग $100 बिलियन को इन्वेस्ट कर दिया, अपने बैंक में रख दिया। अब ये $100 बिलियन के ऊपर इस बैंक को 2% के हिसाब से $2 बिलियन एक्स्ट्रा जोड़ के इन्हें देना पड़ेगा, राइट। तो ये बैंक ये कैसा करेगी, ये बैंक इन जो $100 बिलियन है इसको लोन पे देगी या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। अब स्टार्टअप सेक्टर में लोन कोई जल्दी लेता नहीं है, कोई भी स्टार्टअप जल्दी लोन नहीं लेता, बल्कि वो फंडिंग उठा लेते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन बचता है ये बैंक के पास, वो है इन्वेस्टमेंट। तो ये बैंक ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां पे पैसा डूबने के चांसेस जीरो हो और एक स्टेडी रिटर्न और एक अच्छा रिटर्न आता जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप ये सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो। सेम सिलिकॉन वैली बैंक ने भी किया। सिलिकॉन वैली बैंक ने भी $100 मिलियन, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सिर्फ $100 मिलियन को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिया। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ कि अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम ने अपने जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स होता है उसको बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें इन्फ्लेशन से फाइट करना था। अब एक बात हमेशा ये याद रखना कि जब जब अमेरिकन बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी तो ये जो बॉन्ड पे जो रिटर्न मिलने वाला था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब उल्टा चलता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो रिटर्न मिलने वाला था वो बॉन्ड पे कम हो जाएगा। सेम चीज यहां भी हुई। जैसे ये बैंक ने अपने बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया, जो गवर्नमेंट थी अमेरिका की, उन्होंने बैंकिंग के जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनको बढ़ा दिए, हाइप कर दिए, जिसकी वजह से उनके बॉन्ड्स पे जो रिटर्न थे वो कम हो गए, जिसकी वजह से ये पूरी सिलिकॉन वैली बैंक घाटे में आ गई। और एटला जब सारे के सारे स्टार्टअप्स से पैसा निकालने के लिए बैंक के पास आए तो ये बैंक के पास लिक्विडिटी ही नहीं थी कि वो इन सारे लोगों को एक साथ इतना पैसा दे सके, और वो बॉन्ड बेच भी नहीं सकते थे क्योंकि ये जो बॉन्ड था वो घाटे पे ट्रेड हो रहा था, राइट, लॉस पे ट्रेड हो रहा था। अब जरा समझते हैं कि ये बैंक के बेसिक कस्टमर्स कौन थे। तो अगर इनके वेबसाइट की बात की जाए तो इनके वेबसाइट में साफ मेंशन है, सिलिकॉन वैली बैंक के वेबसाइट पे, कि ये बैंक ने लगभग 50% ऑफ स्टार्टअप जो कि पूरे अमेरिका में ऑपरेट करते हैं इनके साथ काम किया है। इसके अंदर पिंटरेस्ट और शॉपिफाई जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी इंक्लूडेड हैं। अब जरा इस चीज पे हाईलाइट करते हैं कि अचानक से ये सारे के सारे स्टार्टअप फाउंडर्स और ये सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक साथ पैसा लेने क्यों आ गए। अब सारे के सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को अंदर की बात पता थी कि ये बैंक के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े फंड्स थे, फॉर एग्जांपल पीटल थ्रिल फाउंडर्स फंड्स, कॉटिक्यू मैनेजमेंट एंड यूनियन स्क्वायर वेंचर्स जैसे बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने अपना पैसा बैंक से निकालना चालू कर दिया, क्योंकि उनको ये शक हो गया था कि बैंक के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चालू है। उन्होंने अपने इन्वेस्ट किए हुए स्टार्टअप्स को भी बोल दिया कि सारे के सारे लोग सिलिकॉन वैली बैंक से अपना पैसा निकालना चालू कर दो। उसके बाद क्या हुआ कि सारे के सारे स्टार्टअप्स लोग एक साथ पैसा निकालने इस बैंक के पास पहुंच गए, जिसके वजह से 9 मार्च अपने बैंकरप्सी के एक दिन पहले इनके शेयर्स में 60% का डिक्लाइन आया, जिसको ध्यान देते हुए इनके सीईओ, सिलिकॉन वैली के सीईओ जॉर्ज बेकर ने एक कॉन्फ्रेंस रखी। उनमें उन्होंने कहा कि लोगों को काम डाउन होने के लिए। इसके बावजूद उस दिन 70% का उनके शेयर्स में डिक्लाइन आया और एट लास्ट सिलिकॉन वैली बैंक ने अपनी बैंकरप्सी अनाउंस कर दी। तो ये थी पूरी कहानी। अब जरा समझते हैं कि इसका असर हमारे इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से आने वाला है। तो इसका असर हमारे इंडियन इकोनॉमी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी जो है वो ये सबसे बहुत ऊपर है। हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो इतनी ज़्यादा हार्डकोर हो गई हैं कि हम लोग ऐसे बैंक क्राइसिस के जो इफेक्ट्स होते हैं वो अपने बैंकिंग सिस्टम तक नहीं पहुंचने देते। SBI के चेयरमैन ने भी ये रिपोर्ट करते हुए कहा है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और हमारे बैंक के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने पिछले 2 दिनों के अंदर लगभग $100 बिलियन का घाटा खाया है इस इंसिडेंट की वजह से, और पूरे यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम ने लगभग $50 बिलियन का घाटा खाया है सेम इंसिडेंट की वजह से। आप ये देख सकते हो कि सिर्फ एक क्रैश के वजह से, जो कि लगातार ये क्रैश हो रहे हैं बैंक्स के, इनके वजह से पूरी जो बैंकिंग सिस्टम थी वर्ल्ड की, उनको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इफेक्ट तो हो रहा है। तो इंडिया कोई स्पेशल नहीं है, थोड़े बहुत इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन हम इसे झेल जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमें टच करना थोड़ा सा भी हार्ड है ऐसे कंट्रीज के लिए, क्योंकि इन कंट्रीज में जो बैंकिंग सिस्टम के जो रेगुलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और इन्हें मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे कंट्रीज में खुद इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली इतना मजबूत हो चुका है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो।